अस्सलाम वालेकुम माय डियर मेंबर्स। इस वीडियो में जो टॉपिक मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ विच वुड बी डिस्कस्ड इज आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू द फ्लो चार्ट of whole topic. So this is the flow chart of ionization potential or ionization energy. So let's start the topic. Ionization potential or ionization energy. Ionization potential or ionization energy is defined as the minimum amount of energy required to remove an electron from gaseous isolated atom. वो एनर्जी जो कि क्या करती हैं, वो मिनिमम अमाउंट, कम से कम एनर्जी जो कि एक एटम से हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें उसमें रिक्वायर्ड होती है। असल काम इसमें क्या है, हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है किसी भी एटम से, लेकिन एटम क्या होना चाहिए, वो गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। ये गैसियस फॉर्म में ऐसा एटम्स जो है ना वो क्या हो जाते हैं, वो आइसोलेटेड होते हैं। आइसोलेटेड किसको कहते हैं, मतलब एक एक अलग अलग होते हैं, वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, झुंड में नहीं रहते। जैसे कि सॉलिड फॉर्म में बहुत ज़्यादा वो करीब होते, तो गैसियस फॉर्म में जो है वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। इसलिए उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इज़ ईजी देन अगर हम सॉलिड से करें, सॉलिड फॉर्म ऑफ एटम से करें, ठीक है। तो वो एनर्जी, वो कम से कम एनर्जी जो हम किसी भी गैसियस आइसोलेटेड एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ये एनर्जी हम क्या करते हैं, ख़ुद रिक्वायर्ड करते हैं, क्योंकि भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी हम सप्लाई करते हैं और उसकी ज़रूरत होती है। अब नीचे प्रोसीजर देखें कि मेटल इज़ हीटेड। एक मेटल है सॉलिड फॉर्म में, उसको हमने हीट किया, उसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या हुए, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन एनर्जी एंड जम्प्स टू द हायर एनर्जी लेवल। अब वो एटम जिसको हमने हीट किया, उससे क्या हुआ, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो थे, जो कि शेल में, मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया था कि एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स शेल में रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो वो इलेक्ट्रॉन्स, उसमें से सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, सबसे आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा, क्योंकि एनर्जी तो सबसे पहले उसे मिलेगी। हम जब एटम को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो सबसे पहले लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, जो सबसे लास्ट शेल में होता है, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, या उसको हम द वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं। जब वो एनर्जी लेते हैं तो वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल, अब यहाँ पर एनर्जी लेवल, व्हाट इज़ एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल हम कहते हैं शेल को, एटम के शेल को हम क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, ऑर्बिट भी कहते हैं और शेल भी कहते हैं। तो वो जो है एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में क्या करते हैं, जंप करते हैं, ठीक है। अब जब जंप करते हैं तो ये वो वाले इलेक्ट्रॉन्स है कि अगर उनको एनर्जी मिली और वो लोग जो है वो एक लेवल से, एक शेल से दूसरे शेल में जंप करते हैं, तो वो कौन से शेल में जंप करेंगे, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अच्छा, इस बात से मुझे याद आया हायर एनर्जी लेवल से, जैसे कि मैंने इसको अंडरलाइन भी किया हुआ है, कि मैंने आपसे पुराने वाली वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था कि हम किसी भी एटम में जब शेल्स होते हैं तो न्यूक्लियस के करीब शेल होते हैं उसको हम लोअर एनर्जी कहते हैं, जब जैसे जैसे हम उससे दूर चले जाते हैं तो हम उसको हायर एनर्जी लेवल कहते हैं। तो उसका आंसर मुझे किसी ने नहीं दिया है, तो उसका आंसर मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि उसको हम, जो न्यूक्लियस के करीब शेल्स है उसको हम लो एनर्जी लेवल्स, और जो उससे दूर जाते जाते हैं, शेल बढ़ते जाते हैं, उसको हम हायर एनर्जी लेवल क्यों कहते हैं, क्योंकि जो भी शेल न्यूक्लियस के करीब होगा तो उसकी अपनी एनर्जी जो है वो कम होती है, न्यूक्लियस की एनर्जी जो है वो उस पर ज़्यादा होती है। न्यूक्लियर जो अट्रैक्शन करता है, जो न्यूक्लियर चार्ज है, या न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है, या न्यूक्लियस का चार्ज है, तो वो उस पर बहुत ज़्यादा क्या होता है, उस पर इफ़ेक्ट डालता है। तो इस वजह से उस शेल की एनर्जी खुद जो है वो कम होती है, क्योंकि न्यूक्लियस उसके ज़्यादा करीब है। न्यूक्लियस उसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, उस पर ज़्यादा जो है वो क्या अपना इफ़ेक्ट डालेगा। फिर जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियस का इफेक्ट कम होता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट जो है वो कम होता जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस क्या है, उसमें प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन जो है उसका तो पॉजिटिव चार्ज है,
तो वो वहीं पॉजिटिव चार्ज का इफ़ेक्ट जो है वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स पे कम होता जाता है जैसे हम दूर होते जाते हैं। इस वजह से जो है वो जो शेल्स न्यूक्लियस से दूर होते हैं उसको हम हायर एनर्जी लेवल्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये तो आपको मेरे सवाल का जवाब जो मैंने पिछले वीडियो में पूछा था वो हो गया। अब हम आगे की तरफ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स जो है जब गेन करते हैं एनर्जी को, तो वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल, मतलब लोअर एनर्जी लेवल से, जो कि न्यूक्लियस के करीब होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो वो क्या कर, जैसे सेकेंड लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है और उनको एनर्जी मिली, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे, वो जंप कर जाएंगे सबसे लास्ट वाले शेल में। जब उसको हम, फिर मैंने आगे लिखा है मोर एनर्जी, यानी मोर सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है हम उनको देते हैं। एक अमाउंट होती है एनर्जी की जो हम उनको देते हैं, तो उस वजह से क्या हो जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, वो लास्ट शेल से भी बाहर चले जाते हैं और वो उस एटम का हिस्सा नहीं रहते। ठीक है। अब तो क्या होता है जब वो चले जाते हैं, तो उससे हमारे पास रिज़ल्ट में आता है रिज़ल्ट इन पॉजिटिव आयन, कि वो हमें रिज़ल्ट में एक पॉजिटिव आयन देता है। एटम से जब भी इलेक्ट्रॉन जाता है या इलेक्ट्रॉन आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उस पर चार्ज चेंज हो जाता है, या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है जब उससे इलेक्ट्रॉन जाता है, और जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको आयन का समझाया हुआ है, तो उसको हम कहते हैं कैट आयन। ठीक है। पॉजिटिव आयन जो है उसको हम क्या कहेंगे, कैट आयन कहेंगे। तो जब उससे एक एटम से इलेक्ट्रॉन गया, उस पर प्रोटॉन उसके ज़्यादा हो गए, उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज़्यादा हो गए और इलेक्ट्रॉन उसके शेल में जो है वो कम हो गए, तो इस वजह से पूरे एटम पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि प्रोटॉन ज़्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन के मुकाबले, तो उसको हम कहते हैं कैट आयन, पॉजिटिव आयन। ठीक है। अब इस होल प्रोसेस को जो मैंने अभी आपको पहले डिस्कस किया, इस होल प्रोसेस को हम कहते हैं, द होल प्रोसेस इज कॉल्ड आयनाइजेशन, एंड द एनर्जी इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, वो एनर्जी जो कि हमने प्रोवाइड की है एक एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने में, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हम जाएंगे एग्जाम्पल की तरफ। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, एग्जाम्पल से हमारा टॉपिक जो है वो हमें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है, तो इस वजह से अब हम जाएंगे एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल में जो है, पहला हमने एक सोडियम मेटल लिया जो कि सॉलिड फॉर्म में है। अब मैंने जैसे ऊपर आपको बताया था कि एक गैसियस आइसोलेटेड एटम से हमने निकालना है, जो भी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो उसको जो है हमने सॉलिड फॉर्म से हमने उसकी सब्लिमेशन की। सब्लिमेशन किसे कहते हैं, सब्लिमेशन इज़ द प्रोसेस जिसमें हम एक सॉलिड को गैसियस फॉर्म में डायरेक्ट जो है वो चेंज करते हैं, उसमें लिक्विड फॉर्म नहीं आता। सॉलिड को हम डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में चेंज करते हैं, उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं उस प्रोसेस को। तो इसको हमने सब्लिमेशन के प्रोसेस से एक सोडियम सॉलिड को हमने गैसियस फॉर्म में किया। अब वही गैसियस फॉर्म में जो सोडियम है, आइसोलेटेड एटम है, उसमें से एक एटम्स है, तो उनमें से हमने जो है वो क्या किया, एक एटम को लिया, उसकी हमने आयनाइजेशन की, उसको हमने एनर्जी दी, उससे जो है एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया और उसमें प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, इस वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गए। ठीक है। अब सोडियम भी गैसियस, इलेक्ट्रॉन भी। अब ये सोडियम जो है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसको हम क्या कहते हैं, कैट आयन। ठीक है। अब आपको प्रोसेस मुझे लगता है अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे जो है, अब हम इसकी यूनिट डिस्कस करेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी जो है एक एनर्जी है ना, जैसे उसके नाम में है आयनाइजेशन एनर्जी, तो एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो एनर्जी हमें पता है कि एनर्जी का यूनिट होता है या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या किलो जाउल पर मोल। ठीक है, ये इसके यूनिट्स हो गए। फिर हम आ जाते हैं, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये क्या है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है ये मैं आगे, अगर मेरी वीडियोस में आगे आप देखेंगे तो उसमें मैं आपको ये रिएक्शंस एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक मैं आपको समझाऊंगी। जिसको प्रॉब्लम है तो वो काइंडली मुझसे एक दफ़ा कमेंट में बता दे, तो मैं कोशिश करूँगी कि ये टॉपिक आगे ले आऊँ, क्योंकि अब मैंने जैसे मैं आपको बताती जा रही हूँ, तो मैं तो ये अपने हिसाब से आपको टॉपिक बताती जा रही हूँ जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। लेकिन जिसको प्रॉब्लम है अभी, तो वो मुझसे पूछना चाहता है तो वो मुझे कमेंट में बता दें, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये क्लियर कर दूँगी। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन में एक दफ़ा रफली आपको आइडिया दे देती हूँ कि एंडोथर्मिक रिएक्शन, व्हाट आर द एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच वी प्रोवाइड द एनर्जी, जिसमें हम एनर्जी, किसी भी रिएक्शन में हम एनर्जी खुद से देते हैं। उस रिएक्शन को अकर या उसको टेक प्लेस करने के लिए द एनर्जी
वी आर प्रोवाइडिंग, तो उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, जो कि पॉजिटिव चार्ज में होता है, जो कि पॉजिटिव चार्ज में होता है। ठीक है, अब ये जो है आयनाइजेशन एंडोथर्मिक रिएक्शन का तो आपको समझ आ गया होगा। अब ये आयनाइजेशन एनर्जी जो है ये किस में मुहैया की जाती है, ये कैथोड रे ट्यूब में मुहैया की जाती है। बस आपको पता होना चाहिए। अब इसमें कोई डीप जाना नहीं है, क्योंकि बिगनर्स के लिए इतना मतलब इतना डीप जाना कोई ज़रूरी नहीं है। अब है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी जो है जो हम देते जाते हैं एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, तो वो थोड़े बहुत चेंज होता जाता है। ये नहीं कि हमने एक इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम से निकाला तो हम जब उससे दूसरा निकालेंगे तो वो भी वही होगा, नहीं, वो चेंज होगा। इसलिए हमने इसको दोबारा से यहाँ पे अलग अलग करके लिखा हुआ है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी एंड third ionization energy. A first ionization energy. What is first ionization energy? When somebody asks you कि what is first ionization energy, तो आपको पता होना चाहिए कि first ionization energy is the energy जो कि हम first electron को remove करें। ठीक है, the energy या the minimum energy required to remove first electron from the gaseous, neutral या isolated atom। वो एनर्जी जो कि हम प्रोवाइड करते हैं किसी भी एटम से उसका पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसको हम कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। अब सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन होगा। तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द, अब गेशियस आइसोलेटेड या गेशियस न्यूट्रल एटम की जगह होगा केटाइन, क्योंकि उससे हमने एक इलेक्ट्रॉन तो हमने उससे पहले ही निकाल दिया है। जब उससे हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है तो क्या होगा, उस पर जो है चार्ज आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। किस वजह से, मैंने आपको पहले भी बता दिया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटम में इक्वल होते हैं। जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, तो इसलिए पूरे एटम एज अ होल एटम जो है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, जिसको हम केटाइन कहेंगे। उससे एक इलेक्ट्रॉन गया है तो इसलिए मैंने इसके केटाइन के साथ जो है मैंने +1 लगाया भाई। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन गया है तो उस पर +1 चार्ज आ जाएगा। अब है थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज़ द एनर्जी या द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द केट आयन। ये भी वही आयनाइजेशन एनर्जी है, वही तरीका इसका है रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें क्या है, इसमें वो वही एटम जिससे हमने पहला भी निकाला, फिर हमने उसको सेकंड निकाला, अब उसका हम थर्ड निकालना चाह रहे हैं। तो जब थर्ड निकालेंगे तो कैट आयन जो है वो क्या हो जाएगा, +1 कैटाइन जो है वो क्या हो जाएगा, +2 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमने कैटाइन से +1 कैटाइन जो है वो क्या हो जाएगा, +2 में, क्योंकि उस वहाँ पर सेकंड 2 इलेक्ट्रॉन तो हमने उससे निकाले हुए हैं ना, तो +2 वाले कैटाइन से जो है हम क्या कर रहे हैं, थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन निकाला है। तो अब एटम हमारे पास जो रह जाएगा वो क्या हो जाएगा, +3, क्योंकि उससे 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। ठीक है, अब हेंस मैंने आपको आगे बताया हुआ है कि आयनाइजेशन एनर्जी हम अलग अलग फर्स्ट सेकंड थर्ड क्यों बता रहे हैं, क्योंकि वो चेंज है, उनकी वैल्यूज़ चेंज हो गई। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से, और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी से। ठीक है, अब ये क्यों, रीज़न अक्सर एमसीक्यूज़ में क्वेश्चंस में आपके जो है ये रीज़न पूछा जाता है। एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जाता है कि I1 I2 I3 I4 दिया जाता है कि विच वन इज़, कौन सा जो है वो किसकी एनर्जी ज़्यादा है, विच वन हैव मोर एनर्जी या विच इज़ द ग्रेटर, तो आप क्या कहेंगे, I3 कहेंगे। इसी तरह क्वेश्चन में ये आपको पूरा दिया जाता है कि रीज़न बताएं, व्हाट्स द रीज़न या हाउ, तो आपने इसको पूरा बताना है कि हाउ, कैसे कैसे आयनाइजेशन की फर्स्ट आयनाइजेशन जो है वो कम है, क्योंकि वो एक गैसियस न्यूट्रल एटम से निकाली गई है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हम किससे निकालते हैं, I1 आयनाइजेशन एनर्जी, वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जब उससे हम एक गैसियस न्यूट्रल एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक बराबर हो, हम उससे जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, उसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं, तो वो तो निकल जाएगा, उससे एनर्जी जो है वो हमें मिल जाएगी। अब सेकंड जब हम निकालेंगे तो वो एटम जिससे हमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला हुआ है, अब वो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस के और करीब जा रहा है, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा, वो न्यूक्लियस के उसके न्यूक्लियर चार्ज उस पर ज़्यादा होगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन एटम जो है वो छोटा हो रहा है ना, उससे एक इलेक्ट्रॉन गया, तो अगर उस एटम के लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन हुआ तो उसका तो एक शेल ख़त्म लास्ट वाला। अब
सेकेंड लास्ट जो है उसको न्यूक्लियस ने ज़्यादा सख्ती से जो है उसको अपनी तरफ जो है वो खींचा हुआ है, अट्रैक्ट किया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको आगे बताया कि वो हाई एनर्जी लेवल और लो एनर्जी लेवल किस वजह से हम इसको कहते हैं। केमिस्ट्री में आप देखें ना, हर एक टॉपिक एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपने कोई भी टॉपिक करना हो उसको इतने अच्छे से, छोटा सा छोटा, बड़ा सा बड़ा टॉपिक इतने अच्छे से समझना है, क्योंकि आपने अगला टॉपिक उसी के साथ डिस्कस करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, अब तो मैंने आपको ये बताया, ठीक है, कि टाइम कि हम जो है फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसकी एनर्जी कम होगी, क्योंकि वो हम सबसे लास्ट वाला करें जो कि बहुत लूजली अटैच है, वो आसानी से निकल जाएगा, तो हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए वो कम है। अब सेकंड वाला हम कैटायन से निकालें, जिससे पहला इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, अब उससे हम सेकेंड लास्ट वाला निकालेंगे तो उस पर ज़ाहिरी बात है कि हम ज़्यादा एनर्जी लगाएंगे। अब थर्ड वाला जो है वो उसकी एनर्जी और भी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो न्यूक्लियस के और करीब जा रहा है। उससे जब हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, वो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो जो है वो न्यूक्लियस का ज़्यादा वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है। वो पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा ही अच्छे से उन्होंने पकड़ा हुआ है, न्यूक्लियस ने जो क्या किया, अट्रैक्ट करा हुआ है। तो उससे हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसलिए I1 इज़ स्मॉलर देन I2 एंड I2 इज़ स्मॉलर देन I3। तो सबसे बड़ा कौन सा है? I3, आयनाइजेशन एनर्जी 3 एंड सो ऑन, जिस तरह हम आगे जाते जाएंगे। ठीक है, अब जो है ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड क्या है? जो जनरल ट्रेंड है वो पीरियोडिक टेबल में है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो क्या है, इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज़। जैसे हमारे पीरियोडिक टेबल में, जैसे हम ये मैंने नीचे लिखा हुआ है, बताया है आपको इन पीरियड जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते जाएंगे, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया, जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो हमारा साइज़ क्या होता है, वो इंक्रीज़ होता जाता है। जब साइज़ इंक्रीज़ होगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मतलब जब साइज़ इंक्रीज़ होगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगी। ठीक है, जब साइज़ डिक्रीज़ होगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब पीरियड में हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ हमारा क्या होता है, डिक्रीज़ होता जाता है, कम होता जाता है, इसलिए उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता जाएगा। जितना साइज़ कम, उतना हम मुश्किल से उससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ठीक है, वो ज़्यादा न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, हमें मुश्किल है उसको निकालने में, हमें मुश्किल पेश आ रही है। एंड वाइस वर्सा, जैसे हम ग्रुप में जब हम क्या करेंगे, टॉप टू बॉटम में जाएंगे तो हमारा साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है, तो वो इसका उल्टा होगा, वो उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होती जाएगी, हम आसानी से निकालेंगे उसको, तो उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। अब इसमें अलग और रीजंस भी आते हैं ट्रेंड्स में, लेकिन आपके लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, अब मैं एक दफ़ा आपको दोबारा से फ़्लो चार्ट बता देती हूँ, जिससे आप बहुत ही आसानी से इस टॉपिक को समझ सकेंगे। आप इसी तरह अपने रजिस्टर्स में या जो भी आपके नोटबुक है उसमें इसी तरह से ड्रॉ करें। एक दो दफ़ा आप इसको ड्रॉ करके करें, आपकी यही टॉपिक जो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगते हैं, दैट वुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। ठीक है, और काइंडली जो भी वीडियो देखे मुझे फ़ीडबैक दे, मुझे कमेंट्स में बताए कि हाउ आई एम गोइंग, या इसमें मुझे जो मैं आपको बता रही हूँ इसमें मुझे कुछ चेंजेस करनी पड़ेगी, जिससे आपको इससे ज़्यादा क्लियरली समझ आए, या आप उससे क्लियरली समझ सकते हैं, तो दैट्स इज़ वेरी गुड। ठीक है, वो तो वेल एंड गुड है जो कि आप उससे ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं, जैसे मैं समझा रही हूँ, तो वो तो सही है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क ईजी। ठीक है, अच्छा, अब द टॉपिक इज़ फिनिश, सो मैं वीडियो को ख़त्म करने जा रही हूँ। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल का आइकन प्रेस करें, और बहुत ज़्यादा इसको शेयर करते जाए आपके फैमिली मेम्बर्स में, जिसको भी इन टॉपिक्स की या केमिस्ट्री में जो है वो मुश्किलात आ रहे हैं किसी भी टॉपिक से, उनके साथ शेयर करें और मुझे काइंडली फ़ीडबैक दें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।